नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अतीक और अशरफ के पुलिस रिमांड का आज तीसरा दिन है और अतीक से लगातार पूछताछ चल रही है। यूपी एटीएस भी अतीक से पूछताछ में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक कई सवाल का जवाब अतीक हाँ या ना में दे रहा है और कई सवालों के जवाब में अतीक चुप्पी साधे हुए है। आज सुबह ढंग से खाना भी नहीं खाया और कुछ भी पूछने पर अतीक भड़क उठ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि अतीक अहमद पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहा है और साथ ही वो हर बात पे भड़क भी उठ रहा है। और अभी अतीक अहमद का बयान भी सामने आया कि बेटे की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अतीक अशरफ के रिमांड की आज तीसरा दिन है और पूछताछ में लगातार डॉन अतीक का भड़क रहा है। असद की मौत के बाद से काफी गुस्से में अतीक है, गप में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो पूछताछ में कोऑपरेट भी नहीं कर रहा। उमेश पाल शूटआउट केस में धूमनगंज थाना पुलिस को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की कस्टडी रिमांड मिली हुई है। ये कस्टडी रिमांड 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक है। 13 अप्रैल को रात 9 बजे धूमनगंज थाना पुलिस नैनी सेंट्रल जेल पहुंची थी, जहां से माफिया अतीक अहमद को ले आया गया थाने में। रात भर उससे पूछताछ की गई और अगले दिन भी करीब 7.5 घंटे पूछताछ की गई। विवेचक के अलावा इसमें एसटीएफ और यूपी एटीएस की भी टीमें पूछताछ कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उमेश पाल शूटआउट केस में उससे तथ्य निकाले जाएं, उससे जानकारी हासिल की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कस्टडी रिमांड के ऑर्डर में ये साफ तौर पर लिखा हुआ था और अतीक अहमद का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था हथियारों का और बम का, कि पंजाब के बॉर्डर से वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगाता है और उसने इसका एक हथियारों का जखीरा जो है बना रखा है। न केवल प्रयागराज बल्कि कौसाम्बी, फतेहपुर और उन्नाव में भी बड़ी मात्रा में उसने हथियार रखे हैं और उसकी निशानदेही पर प्रयागराज पुलिस को बरामद करना था, यूपी एसटीएफ और एटीएस को बरामद करना था। तो उसको लेकर शुक्रवार देर शाम एक बार यहां से अशरफ और अतीक को लेकर पुलिस पूरा मुफ्ती थाने गई थी। करीब 25 मिनट तक वहां उसे रोका गया था। इसके साथ ही साथ कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के सैयद सरावा गांव से मोहम्मद एजाज के घर से बरामद किए गए थे 5 हथियार, जिनमें 2 राइफलें थी, 2 बंदूक और इसके साथ ही साथ एक पिस्टल भी शामिल है। तो ये बड़ी बरामदगी वहां पर की गई थी और इसके साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी अब दबिश देने की तैयारी की जा रही है और पूछताछ लगातार की जा रही है। यूपी एटीएस के अफसर एक बार फिर पहुंचे हैं और आज सुबह से पूछताछ हो रही थी, लेकिन चूंकि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को आज सुपुर्द खाक किया जाना था तो उसका मूड बेहद खराब था। उसने सुबह से ठीक ढंग से खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी और वो खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं था और कुछ भी पूछने पर वो विवेचक से या पुलिसकर्मियों से वो भड़क जाता था। और अगर फोन इस्तेमाल के बारे में बात की गई तो वो यही कहता था कि जेल में रहकर फोन पर कैसे बात कर सकता है वो, और अगर फोन पर वो बात कर रहा था तो पुलिस उसे बरामद क्यों नहीं कर रही है। ऐसे तमाम सवालों पर वो नाराज हो रहा था। हमारे सूत्र बताते हैं कि कई बार और कई सवालों के जवाब वो हाँ या ना में दे रहा है और कई सवालों के जवाब पर वो चुप्पी साध देता है। इसके साथ ही साथ कई सवालों के जवाब में वो साफ तौर पर कहता है कि उसे इस मामले में जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अतीक अहमद बेहद डरा हुआ है, बेहद परेशान है। उसे ये लग रहा है कि उसकी गलती की वजह से उसके बेटे असद की जान गई है, इसके लिए उसे पछतावा भी है और उसके चेहरे पर शिकन भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। अब तक कई जानकारियां मिली हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर। माना जा रहा है कि आज शाम को फिर से एक बार टीम कहीं पर ले जाकर अतीक अहमद और अशरफ से कोई बरामदगी करा सकती है और पूछताछ कर सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस में भी जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ 21 मार्च को जब अतीक अहमद के 5 गुर्गों को पकड़ा गया था तो उनकी निशानदेही पर खासतौर पर जो राकेश लाला था अतीक अहमद का मुंशी और कैस अहमद जो अतीक अहमद का ड्राइवर था उसके बारे में भी पूछताछ की गई है। खासतौर पर जो वहां पर रुपए बरामद हुए थे 72,62,000 उसके बारे में पूछताछ की गई है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं और इसके साथ साथ जो फरार शूटर्स हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। ये भी कनेक्शन सामने आया है कि अशरफ ने 3 फरार शूटर्स को पकड़वाने का वायदा किया था, लेकिन उसने बाद में जब नहीं पकड़वाया तो यूपी एसटीएफ सक्रिय हुई और असद और मोहम्मद गुलाम को उसने मार गिराया 13 अप्रैल को झांसी के परीक्षा में। तो ये कह सकते हैं कि अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत कुछ सामने निकल कर आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ निकालना बाकी है और यही वजह है कि यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस और प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक की कस्टडी रिमांड मिली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर
पुलिस को ये लगता है कि उसे और कुछ बरामदगी करनी है और अतीक अहमद से और कुछ तथ्य निकाले जा सकते हैं, तो उसको लेकर एक बार फिर से पुलिस सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है और कस्टडी रिमांड बढ़ाने की भी मांग कर सकती है। तो यानी अभी फिलहाल 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ करेगी, लेकिन अगर उसे लगेगा तो एक बार फिर से कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में भी अर्जी दे सकती है। माना यह जा रहा है कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन तक कई अहम जानकारियां पुलिस को लगी हैं। इसके बावजूद वह कम सहयोग कर रहा है, कई सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन लगातार एजेंसियां उससे तमाम सवालों के जवाब तलाशने में लगी हुई हैं। तो बेटे असद की मौत के बाद से अतीक काफी गुस्से में है। अतीक जेल में खाना तक नहीं खा रहा है और वो लगातार असद के जनाजे में जाने की जिद भी कर रहा था। अतीक अहमद बेहद परेशान है। अतीक को लगता है कि उसकी गलती से ही असद की जान गई है। रिपोर्ट देखिए। मौत से कांप उठा डॉन। असद के एनकाउंटर से सदमे में अतीक। असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक अहमद के होश उड़ा दिए। इस दौरान असद की मौत पर अतीक ने चुप्पी साध ली है। अतीक ना कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ खा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो उमेशपाल हत्याकांड में पूछे जा रहे पुलिस के हर सवाल पर अतीक अहमद रट लगा रहा था कि मेरा दिमाग खराब है, मुझे बेटे के जनाजे में जाना है, मुझे असद की अम्मी से मिलना है। देर रात पुलिस असद और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए दोनों को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंची। मेडिकल कराने के बाद पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल से बाहर लेकर आई। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ का चेहरा पूरी तरह से लटका हुआ था। अतीक अहमद से असद को लेकर कई बार सवाल किया गया, लेकिन अतीक अहमद कुछ नहीं बोला। भट्टी में भी नहीं शामिल हो पा रहे हैं। अशरफ कुछ तो बोलिए। अशरफ बोलो, अशरफ बोलो। अतीक नहीं बोल पाओगे। अतीक अभी नहीं बोले तक फिर नहीं बोल पाओगे। अभी नहीं बोल पाए। अतीक अभी बोल दीजिए। अतीक बेटे की मट्टी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतीक अभी नहीं बोले तो कब बोल पाएंगे, बताइए आप। एनकाउंटर से लेकर जनाजे में शामिल होने पर पत्रकार अतीक और अशरफ से लगातार सवाल करते रहे, लेकिन अतीक ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अशरफ ने असद की मौत पर कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह ने ले लिया। जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। भले ही अतीक मीडिया के सामने कुछ ना बोल रहा हो, लेकिन पुलिस के सूत्रों का दावा ये है कि असद के एनकाउंटर का गुस्सा अतीक अहमद ने एसटीएफ के अधिकारियों पर ही निकाल दिया और साफ कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो एसटीएफ से बदला लेकर रहेगा। और ऐसा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान एसटीएफ के कुछ अधिकारियों ने उससे कुछ सख्त सवाल पूछ लिए। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने अतीक अहमद से असद की भूमिका पूछी थी। इसी सवाल पर अतीक भड़क गया और उसने पूछा कि मारने के बाद भूमिका क्यों पूछते हो। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो बेटे की मौत का इंतकाम जरूर लेगा। दावा तो ये भी है कि इस पूछताछ में टूट पड़ा और उसने कहा कि उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है। बताया ये गया कि असद को केवल शूटरों के इंतजाम करने के लिए कहा गया था। वो गुलाम को लेकर भी गया था, लेकिन जैसे ही उमेशपाल गली सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी से उतरता हुआ दिख रहा था। लेकिन अतीक का दावा यह है कि गाड़ी से पिस्तौल तानकर उतरने का फैसला उस वक्त असद ने खुद लिया, जबकि उसे हुक्म केवल गाड़ी में बैठे रहने का दिया गया था। और वहीं सीतापुर में साथी कैदी